की जो भूमि है, बीहड़ जंगलों का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है। हाथी पूर्णतः शाकाहारी जंतु है, प्रकृति की देन है, अनुपम कृति है, मनुष्य भी अनुपम कृति है। हाथी कभी भी किसी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपने हाथियों के बारे में काफी लंबे समय से रिसर्च की हो। हाथियों की जीवन शैली कैसी होती है? ऐसा बताया जाता है कि मेमोरी के मामले में हाथी से ज्यादा मेमोरी किसी के नहीं होती। यदि बुद्धि के रूप में देखा जाए तो मनुष्य की बुद्धि और हाथी की बुद्धि बराबर, कोई छोटा नहीं कोई। एक में जुबान दिया है ईश्वर ने, एक में जुबान नहीं दिया, वो बोल नहीं पाता। बलवान तो दोनों। तो हाथी है तो मनुष्य का जीवन है। जी जी जी। जिस दिन हाथी खत्म हो गए तो मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, माहौल ही नहीं। हाथी अकेला नहीं रहता, वो अपने एसोसिएट्स, संगी साथियों के साथ रहता है। ये उसके आर्मी है। हाथी की औसत आयु कितनी मानी जाती है? कितना होता जैसा है? मनुष्य का होता है 80 से लेकर के 100 वर्ष तक के, परंतु से कुछ हाथी 100 वर्ष से भी ज्यादा जीते। हमारे मंच से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? कैसे वन्य प्राणी को बचाया जाना चाहिए, उसे कैसे दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और कैसे कुछ जंगलों को बचाया जाना बहुत जरूरी है? क्योंकि जंगल रहेंगे, वन्य प्राणी रहेंगे तो मनुष्य जीवित रहेगा। वो खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा उस moment। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के खास मेहमान के बिसेन साहब, जो पूर्व वन संरक्षक है, छत्तीसगढ़ शासन के रहे हैं और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट के सदस्य हैं और वन्य प्राणियों को लेकर काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों की क्या स्थिति है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से हाथी का विचरण हो रहा है, कई हाथियों की मौत हो चुकी है। उसको लेकर उनके द्वारा जन जागरण चलाया जा रहा है और अन्य विषयों से खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले धमतरी गुट में आपका स्वागत है। थैंक यू संजय भाई, काफी दिनों बाद, धमतरी के बाद में लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आप छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वन मंडलाधिकारी में काम किए हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि फॉरेस्ट के अलावा आपका पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। फिर भी मैं चाहता हूं आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे, आपका छोटा सा परिचय। अच्छा। मैं रिटायर्ड मुख्य वन संरक्षक रहा और अभी सदस्य हूँ भारत सरकार में एलिफेंट टाइगर प्रोजेक्ट में, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के तहत में ये आता है। और मैंने सर्विस एक उपवन मंडलाधिकारी के रूप में जारी की थी। धमतरी में भी मैं उपवन मंडलाधिकारी नगरी रहा, साल फॉरेस्ट था। तभी संजय भाई से मेरी पहचान भी हुई, चित परिचित हुई। प्लांटेशन में हमने साथ साथ किया, जन जागरूकता अभियान में भी हम लोग साथ साथ चले। फिर उसके बाद में मैं प्रमोशन के बाद में डीएफओ बना, डीएफओ से कंजर्वेटर बना, कंजर्वेटर से सीसीएफ बना। और शासन ने जहाँ जहाँ भी मुझे भेजा, मैंने कोशिश यही की कि जनता से मिलते और जनप्रतिनिधियों से मिल करके स्थानीय लोगों को बहुत महत्व दिया। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी उनसे मिल करके वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन करना मेरी एक रुचि रही है। और फ्रंट लाइन स्टाफ को भी मैंने इसी प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया कि वे मेरी इस कार्यशैली को पकड़ करके जनता, जनप्रतिनिधियों से मिल करके वनों एवं वन्य प्राणियों की संरक्षण, संवर्धन करें। इवन पत्थरों में भी और वेस्टलैंड में भी प्लांटेशन किया और सफल हुए। तो मेरा यही संक्षिप्त परिचय है। बहरहाल मैं खेती किसानी में बहुत रुचि लेता हूँ और छोटे छोटे उद्योगों में जो करते हैं लोग, उस पे इंटरेस्ट लेकर के जो भी तकनीकी, वैज्ञानिक जो महत्व के कार्य हैं उनको मैं
इनपुट दे करके उनके विकास की मुख्य धारा से जोड़ता हूँ। चर्चा की शुरुआत करते हैं सर अपन। छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से हाथियों का विचरण चल रहा है। हाँ, चंदा नाम की जो हाथी है और काफी हाथियों की मौत भी हुई है। हाँ, वहीं हाथी के हमले से भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, हाँ, ऐसा क्या कारण रहा है कि हाथियों का विचरण एक तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि हाथियों को छत्तीसगढ़ भा रहा है, हाँ, तो सरकार को ऐसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए हाथियों को लेकर हाँ, कि आम आदमी को नुकसान भी ना हो और वन्य प्राणियों का जीवन भी सुरक्षित रहे? क्योंकि आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो चर्चा की शुरुआत यहाँ से करते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, बीहड़ जंगलों का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बगल में ही हमारा झारखंड है, उड़ीसा है। ये इनकी जो भौगोलिक संरचना को देखें तो ये भी पहले बहुत घने जंगलों का क्षेत्र हुआ करता था। समीपस्थ राज्यों में जंगल घटते गए तो स्वाभाविक है कि जो हाथी का जो हैबिटाट है वो उपयुक्त रूप से मिला छत्तीसगढ़ में। तो 1988 से हाथियों का आना इस क्षेत्र में चालू हुआ छत्तीसगढ़ में, यानी अविभाजित मध्य प्रदेश से आना चालू हो गया था। शुरू में 10-12 आए, बाद में फिर इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते गई और 2018-19 के इर्द गिर्द में ये संख्या में 3000 तो नहीं, 350 से लेकर के 400 के बीच में आज विचरण कर रहे हैं। ये बहुत कम संख्या है। वैसे 3000 का आंकड़ा देखो तो साउथ इंडिया में मिलेगा आपको जी, परंतु वहां पर ह्यूमन डेथ कम होती है और हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 300 से 400 के बीच में हाथी है जी, और उसमें डेथ ज्यादा होती है। जी, जी, जी। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अभ्यस्त नहीं है हाथियों के साथ में रहने के लिए। ओके। उसको कौन करेगा अभ्यस्त, उनको कौन शिक्षित करेगा? तो बट नेचुरल है कि वन विभाग जी, पे ही जिम्मेदारी है जी, कि वन विभाग जनता को, जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि हाथी व्यवहार के बारे में बताए जी, और हाथी व्यवहार के बारे में बताने के बाद में इस प्रकार की गतिविधि करने से आपको हाथी नुकसान नहीं करेंगे। इस प्रकार की गतिविधि करेंगे जैसे पटाखे फोड़ेंगे, ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल करके आवाज करेंगे हाथी के ग्रुप को देख करके, जलते आग के गोले फेंकेंगे हाथी के ऊपर में, हो हल्ला मचाएंगे जाने अनजाने में, या फिर ये पद्धति दूसरों से सीख करके करते हैं तो हाथी आकर्षित होता है। अदरवाइज हाथी कभी भी किसी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब उसको आक्रोशित किया जाता है तभी आक्रोशित करने वाले एक दूसरे लोग होते हैं जी, जो बच जाते हैं जी, परंतु उसको लिम्बिक ब्रेन का उपयोग करता है हाथी, तो हाथी रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि उसके साथ में ऐसी वारदात कौन की है। तो जो भी मानव आकृति जो दिखती है उसमें निर्दोष मारे जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ में दुर्घटनाएं होती है, वो उनका दोष नहीं रहता है, वो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, इनका दोष होता है जो कि हाथी को आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस अभियान को हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे ढंग से स्वरूप दिया जा रहा है और इसके लिए हाथी मित्र दल बनाए गए हैं, बहुत पहले से बनाए गए हैं और हाथी मित्र दल को प्रशिक्षण दिया जाता है समय समय पर कि इस टाइप की हरकतें नहीं करें लोग। फिर भी लोगों की संख्या बहुत है, जैसे एक सर्किल का एरिया माने वन वर्त का एरिया है तो 20 लाख हेक्टेयर, तो उसमें मान के चलिए कि 30 से 40 लाख तो छोटे से बड़े पब्लिक होती है, तो करोड़ों की संख्या होती है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि छत्तीसगढ़ पूरा प्रभावित नहीं है हाथियों से। जी, जी, जी। देखिए, एक जिले में 300 से 400 तक गांव होते हैं, उन जिले में करीब 15-20 गांव ही ऐसे होते हैं जिसमें हाथी का विचरण होता है। तो उस गांव को फोकस करके शासन प्रशासन को
ऐसी कोशिश करना, मीडिया बहुत अच्छा रोल कर रही है उसमें, सबको जागरूक कर रही है। मीडिया भी उसमें काम करे, शासन प्रशासन करे, परंतु इससे काम नहीं चलेगा, ये कितना भी प्रयास कर ले। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक के ये समस्या बनी रहेगी। कम होगी संख्या, डेथ कम होगी, जनहानि कम होगी, गुस्से में आकर के हाथियों की हानियों को इलेक्ट्रिक करंट से मारने की गतिविधि कम होगी। इसके लिए विवेक का सहारा लेना चाहिए। विवेक, आप छोटा से छोटा काम कीजिए और उसमें विवेक डाल दीजिए। विवेक, जन जागरूकता भी विवेक के साथ में, जब रुचि के साथ में किया जाएगा, इंटरेस्ट के साथ में, उत्साह के साथ में किया जाए। जैसे मेरे ख्याल से 6-7 दिन से आप में उत्साह बना हुआ था कि मैं इनके बारे में कुछ कवरेज करूं। 3-4 बार आपने फोन किया, मैं जान गया कि ये बहुत उत्साहित है, आप में रुचि है। आप आज कार से उतरे, तुरंत चोंगा वोंगा लेकर के कैमरा वैमरा लेके उतरे, तो मैं सोचा कि भाई इनकी रुचि उत्साह है, तो विवेकशील भी है। जन जागरूकता ऐसा नहीं होता। जन जागरूकता के प्रकार होते हैं। जन जागरूकता एक तो विवेकहीन ढंग से किया जाए तो समस्याएं और उलझेगी, परंतु विवेकशील ढंग से किया जाए, विवेकपूर्ण होकर के किया जाए, तो समस्या के समाधान में एक व्यक्ति नहीं निकालेगा, केवल शासन नहीं निकालेगा, कोई राजनेता नहीं निकालेगा, एक कारवां चलाएगा, वो कारवां इसको समाप्त कर देगा। सपोज जैसे आजकल बरसात का दिन है, बरसात के दिन में आप देखेंगे कि आप कभी भी छतरी लेकर के बाहर जाते हैं क्योंकि पानी से गीले हो जाएंगे। हाथी है तो उसको एक सुरक्षा का कवच दीजिए, आप सुरक्षा का कवच देंगे, हाथी दिखा तो दूर चले जाओ, फिर दूसरों को बताएंगे हाथी दिखा तो दूर चले जाओ, छतरी ओढ़ लो, ये सुरक्षा के उपाय है। जी जी जी। हल्ला नहीं करो, शांत रहो, पब्लिक जो भी दिखता है उसको धीरे से बता दो और दूर कर दो, उसके सामने मत करो, फटाके नहीं फोड़ो, ऐसे कोई भी कृत्य न करो जिससे कि हाथी आक्रोशित हो। हाथी पूर्णतः शाकाहारी जंतु है। हाथी पूर्णतः शाकाहारी जंतु है, प्रकृति की देन है, अनुपम कृति है, मनुष्य भी अनुपम कृति है। दो अनुपम कृतियों से विवाद कब होगा? जब दोनों का किसी कुछ न कुछ अनबन हो, अहम टकराएगा। दोनों ही को भगवान ने गॉड गिफ्ट के रूप में अहम दिया है। अहम दो प्रकार का होता है, एक अहम जो कि अपवित्र अहम होता है, इससे आदमी बर्बाद होता है जैसे रावण, और एक पवित्र अहम होता है, प्योर बोलते हैं, परिष्कृत अहम होता है, उससे हम आप जन्म से बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, किसी से बात करना सीखते हैं, स्कूल करते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, कोई राजनेता बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई ऑफिसर बनता है, ये परिष्कृत अहम से बनता है। कोई भी अपवित्रता को लेकर के अहम करे कि मैं ये बन जाऊंगा तो संभव नहीं है। आपने देखा कि हाथी का भी एक है, वो बेजुबान है, वो अपने अहम को व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु बार बार छोड़ोगे तो अटैक करेगा, मारेगा। हाथी भी यदि मनुष्यों के क्षेत्र में आकर के चाहे कोई भी कारण हो, चाहे आक्रोशित हो रहा हो, यदि किसी के फादर को, किसी के मदर को, किसी के बच्चों को मारेगा तो वो क्रोध में आकर के अहम को देखते हुए वो इलेक्ट्रिक्यूशन के इंतजाम करेगा, बदले की भावना आएगी। तो ये सब चीजें हम कब संभव कर सकते हैं? जबकि विवेकशील कार्य करेंगे जी, अकेले नहीं, जनता से मिलकर के, जन प्रतिनिधियों से, अपना हित नहीं देखेंगे, दो आत्माओं का हित देखेंगे, एक जुबान वाली है और एक बेजुबान वाली है। आपने हाथियों के बारे में काफी लंबे समय से रिसर्च की हो, हाथियों की जीवन शैली कैसी होती है? ऐसा बताया जाता है कि मेमोरी के मामले में हाथी से ज्यादा मेमोरी किसी के नहीं होती,
आप थोड़ा हाथियों के बारे में बताएं, उनका जीवन शैली कैसा होता है, उनको कैसा वातावरण पसंद आता है? हाँ, देखिए, हाथी बुद्धिमान है। यदि बुद्धि के रूप में देखा जाए तो मनुष्य की बुद्धि और हाथी की बुद्धि बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई। एक में जुबान दिया है ईश्वर ने, एक में जुबान नहीं दिया है, वो बोल नहीं पाता है। बलवान तो दोनों है। जी जी। यदि आप हाथी को हम अपने हृदय में स्थान देंगे, हाथी के प्रति जी वो शांति चाहता है। जी हर मनुष्य शांति चाहता है, हाथी भी शांति जी। चाहता है। हर मनुष्य एक अच्छे वातावरण में, जहाँ की एनवायरनमेंट हो, पेड़ पौधे हो, जंगल हो, उसमें हाथी भी चाहता है, जी जी मनुष्य जी। भी चाहता है। हाथी अकेला नहीं रहता, वो अपने एसोसिएट्स, टीम, संगी साथियों के साथ रहता है। बाघ, तेंदुआ, हिरण, जितनी वन्य प्राणी उनके साथ में रहता है। ये उसके आर्मी है। जी 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 जी। इन सब की सुरक्षा करना उनका उत्तरदायित्व है। हाथी जहां रहते हैं वहां पर कभी शिकार नहीं सुनोगे आप। मतलब सबको बचाने की जिम्मेदारी सबको बचाता है हाथी। उनको तो बचाता ही है, साथ में मनुष्यों को भी बचाता है। आप देखिए, अनसोशल एलिमेंट उस क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। जी 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 जी। बाकी आप समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनसोशल एलिमेंट जो हमारे जंगलों में निवास करते हैं, वो उनके भय से नहीं करते, थर थर कांप करके भाग जाते हैं। तो मनुष्यों की भी रक्षा करता है, प्रहरी है और पर्यावरण का जानकार है। आप सोचो कि वो खेतों में ही क्यों आता है? भाई देखिए, उसके रहवास क्षेत्र को जनता क्या करती है, महुआ बीनने जाती है, आग लगा देती है। छोटे छोटे पौधे सब नष्ट हो जाते, तो जाएगा कहाँ खाने के लिए? बिल्कुल। तेंदुपत्ता जो है आग लगा देंगे। अरे उनकी अल्टरनेटिव व्यवस्था भी है, होनी चाहिए। वो वन विभाग वाले बताते हैं, पर तो कोई सुनने तैयार नहीं। सुनोगे तैयार नहीं तो किसान परेशान। हमने ऐसे ऐसे किसान देखा है कि जिनके फसल को हाथी ने खा गया। उदाहरण है मेरे पास में, बाइट है सबके। तो बोले कि नहीं सर, हम इसका मुआवजा नहीं लेंगे, हमको हाथी हमारे खेत में आ गया, हम धन्य हो गए, खा लिए। हमने बोला भाई तुम्हारा नुकसान तो हुआ? बोले नहीं, हमको परोक्ष रूप से जो फायदा हुआ वो जो गिनाया। तब मैंने उनको, अपने टीम को मत सुनाया। इवन एक सरपंच था, उस सरपंच ने बताया, रेवतपुर का सरपंच था, उसने बोला कि नहीं नहीं साहब, बहुत बड़ी बात, हाथी एक गर्व की बात है, शुभ संकेत है। हाथी बहुत बड़ा संकेत है और प्रकृति का इंडिकेटर है, संकेतक बोलते हैं। यदि खुशहाली, अमन, चैन वाला राष्ट्र कौन सा है, तो भारत को माना जाएगा। भारत में छत्तीसगढ़ को माना जाएगा। जहां जहां हाथी है वह समृद्ध राज्य है। हाथी नहीं है, समृद्धता आप कितने भी आकलन कर लीजिए, सब खोखले साबित होंगे। एक ही प्रतीक हाथी है। हाथी की औसत आयु कितनी मानी जाती है, कितना होता जैसा मनुष्य का होता है 80 से लेकर के 100 वर्ष तक के, परंतु कुछ हाथी 100 वर्ष से भी ज्यादा जीते। 100 वर्ष? तो वन्य प्राणी में सबसे आयु अधिक किसकी मानी जाती है आपके हिसाब से? हाथी सबसे ज्यादा वैसे टर्टल की माना जाता है। उनका कितना माना जाता है? वो तो 100-200 साल से ऊपर माना जाता है। हाथी की मनुष्य के बराबर उम्र रहती है। इनको लेके जो छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के आप सदस्य भी हैं, क्या लगता है कि वन्य प्राणियों को संरक्षण कर लिए जो कार्य हो रहे हैं पर्याप्त है, और सुधार की जरूरत है? देखिए, दूसरी बार आपको भारत सरकार ने सदस्य बनाया है बजट में। बहुत सही। देखिए, भारत सरकार वनों, वन्य प्राणियों और हाथियों की सुरक्षा, बाघों की सुरक्षा के लिए काफी समर्पित है। उनके स्पष्ट निर्देश होते हैं कि इनके संरक्षण करना, संवर्धन करना संविधान का एक महत्वपूर्ण पहल है, महत्वपूर्ण आयाम है, उसको करना है। उनको संवैधानिक दायित्व के रूप में लेते हैं। जैसे हम लोग कमेटी में हैं,
तो उस कमेटी का भी ये उत्तरदायित्व है, उनको देख रखा है कि आप देखें कि यदि भारत शासन का निर्देश की अवहेलना हो रही हो किसी स्टेट में, यदि न्यायालयों की द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की यदि अवहेलना हो रही हो तो रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने के बाद में त्वरित एक्शन लेते हैं, और वही कारण है कि हाथियों का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, होते रहेगा। हाथी कभी हमारे क्षेत्रों से कितने खत्म। हाथी होंगे भारत में? कुल कितने अनुमानित कोई संख्या आपके पास में, क्योंकि आप काफी लंबे से जुड़े हैं, कितनी होगी अनुमानित संख्या भारत में, पूरे भारतवर्ष में? देखिए, हाथी की एग्जैक्ट संख्या उसको अनुमान कहते हैं, अनुमान है, वो 5,000 से 6,000 के बीच में हाथी है। तो संख्या बढ़ रही है कि कम हुई है? अन्य पिछले 5-10 सालों में निकाला जाए तो संख्या कम नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कम नहीं। एक आखिरी सवाल, विकास हो रहा है लेकिन विकास के साथ जंगलों का जो खत्म हो रही है, अपने मैं अभी तत्कालीन उदाहरण बता रहा हूँ, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत में रायपुर से विशाखापट्टनम तक सड़क बन रहा है, उसमें हमारे धमतरी का केकरा खोली गांव था, वहां के जंगलों को काट के बना दिया गया सड़क। क्या उनके बनाने से पहले, ठीक है विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ वन्य प्राणियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है? क्या नहीं लगता कि सड़क बनाने के पहले उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार को? हाँ ठीक, विकास का समर्थक हमारा भारतवर्ष है, बिल्कुल, चाहे केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन, विकास चाहता है। और जो भी कार्य करते हैं विकास के कार्य, तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हैं वन्य प्राणियों की। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ओवरब्रिज पास बने हैं, जी जी, वो हाथियों को नीचे से बाहर, जंगली जानवरों को बाहर के लिए, ताकि वो चपेट में न आए वाहनों की। तो ये एक अच्छा प्रयास है। तो और जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं तो पब्लिक का व्यू लेते हैं जी, पब्लिक का व्यू लेते हैं, जनप्रतिनिधियों का व्यू लेते हैं, तभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट संचालित होते हैं। इसलिए हमको वन्य प्राणियों से संरक्षण से संबंधित जानकारी पब्लिक तक के पहुंचाना चाहिए। यदि वो पब्लिक उस चीज को नहीं जान पाएंगे तो गलत ढंग से सहमति दे देंगे। मैं थोड़ा सा एक अलग, अभी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत में रायपुर से विशाखापट्टनम तक का सड़क मार्ग चल रहा है, 6 लेन बन रहा है, उसको बनाने के लिए जंगल को भी काट दिया गया, जंगल को सड़क बना दिया गया, जहाँ पे वन्य प्राणी रहते थे। केकरा खोली गांव में, मगर आप जमदरी जिले में रहे हुए हैं, केकरा खोली। लेकिन जब जंगल को समाप्त किया गया, पहाड़ को काट दिया गया, जहाँ पे वन्य प्राणी रहते थे, उनके व्यवस्थापन के लिए कोई बजट नहीं होता सरकार के पास में। आपने अरबों रुपए का सड़क बना रहे हो, करोड़ों रुपए का सड़क बना रहे हो, लेकिन वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए पहले योजना बनाई जानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? आपका क्या विचार है उसको लेके? नहीं, आपका कहना सही है कि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट चालू हो तो पहले वन्य प्राणियों के रिहेबिलिटेशन की, धमतरी की बात नहीं, पूरे भारत सरकार की बात करूं, पूरे भारत की बात करूं, मैं भारत सरकार ऐसे ही प्रोजेक्ट को सैंक्शन देता है जी, उसके लिए स्टेट से अभिमत लेता है, तभी देता है भारत सरकार। इसको लेके ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप रिकॉर्ड ये कि कुछ गांव वालों ने, क्योंकि जब जंगली जानवर गांव तो लोगों ने करंट लगा दिया घर के सामने में। अच्छा, क्योंकि जंगली जानवर जाएगा तो जाएगा कहाँ? अगर मेरे घर पर डोजर चला दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा? कहीं ना कहीं पड़ोसी घर हो जाऊंगा, मैं आक्रोशित होऊंगा, हमला करूंगा। इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? इसको रोकने के लिए हमको विवेक का सहारा लेना पड़ेगा जी, विवेकशील जन जागरूकता का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें सरकार की कितनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि विवेक के साथ साथ सरकार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास सरकार के द्वारा होना है, तो सरकार की भूमिका भी तय होनी चाहिए इसको लेके। सरकार की भूमिका है इस प्रकार के जो वन्य प्राणियों के जो एसेट है उसको रोकने के लिए वे जिस प्रकार प्रावधान है उसी पर अवलंबित रहती है जी। पब्लिक व्यू जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी सरकार चलेगी। पब्लिक की जन जागरूकता विवेकशील रहेगी तो सरकार भी विवेकशील ढंग से काम करेगी। चेतना जो है वो ग्राम स्तर तक, जनता तक प्रतिष्ठित होना चाहिए जी। चेतन। हाथियों के खिलाफ थोड़ा सा वन्य प्राणी बात कर ले, टाइगर को लेके अभी हमारे कुछ दिनों पहले बताया गया कि
टाइगर का चिन्ह मिला है, लेकिन बाद बताया गया कि टाइगर का पता नहीं लग रहा है। वैसे तेंदुआ, हमारे तेंदुआ काफी मात्रा में है, छत्तीसगढ़ में बहुत तेंदुआ है, लेकिन लगातार तेंदुए आदमखोर हो रहे हैं, बच्चों पे हमला कर रहे हैं, महिलाओं में हमला कर रहे हैं, बुजुर्गों पे हमला कर रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि वन्य प्राणी में तेंदुआ भी लगातार मनुष्य पे हमला कर रहा है, जबकि बताया जाता है कि तेंदुआ भी मनुष्य पे हमला बहुत कम करता है और वो हमेशा अपने से छोटे वाले पे हमला करता है। उसको लेके क्या होना चाहिए, कहाँ पे कमियां रह गई है, किसको दूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है और वनों का क्षेत्र सिकुड़ने से, चाहे कोई भी कारण हो, वो सिकुड़ने से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। प्रे बेस कम हो रहा है। प्रे बेस मतलब तेंदुआ और टाइगर खाएंगे क्या? जी जी जी, हिरण नहीं। जी जी, हिरण को कौन मारता है? गांव के लोग। गांव के लोग मारते, बिल्कुल। तो गांव में जागरूकता होना चाहिए कि हिरणों को न मारे, तो क्यों टाइगर और ये हमला करेंगे? और ये एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जी। लोगों में जन जागरूकता, विवेकशीलता उत्पन्न होगी, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है काफी संवेदनशील है, चीजों को बहुत अच्छे से समझती है। आप जैसे प्रसारण करेंगे तो इसको सुनेंगे। अभी जगदलपुर की घटना हुई थी, भालू को गांव वालों ने मुंडी को दबा के भालू को मार डाला। आप देखिए, आप मतलब उसको देख के आम आदमी के मन में कैसे विचार नहीं आते कि वन्य प्राणियों को बचाना, उनको सुरक्षित करना। हमारे आपने देखा होगा वीडियो को देखा, उसको सजा भी मिली, उनको जबरदस्त सजा भी हुई है, अभी भी है जी। तो ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे होगा, किसके माध्यम से पता चला? क्या भारत शासन को तुरंत पता चला? क्या राज्य शासन को पता चला? पब्लिक ने बताया, मीडिया ने बताया। आप धमतरिया के गोट के मंच से क्या आह्वान करना चाहते हैं आम नागरिकों को कि आप भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं? 3 लोग हैं पूरे भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ से आप हैं, एक वेस्ट बंगाल से, एक तमिलनाडु से। निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है कि आपको भारत सरकार ने लगातार दूसरी बार उस समिति का सदस्य बनाया है। हमारे मंच से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? कैसे वन्य प्राणी को बचाया जाना चाहिए, उसे कैसे दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, और कैसे को जंगलों को बचाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल रहेंगे, वन्य प्राणी रहेंगे तो मनुष्य जीवित रहेगा। वो खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा उस में। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ प्रकृति की अनुपम कृतियां, हाथी, बाघ और वन्य प्राणी हैं, हिरण है, जिसे आप अपने हृदय में, मन में बसाना चाहेंगे, या कोरोना को जो महामारी देता है। आप यदि इन वनों और वन्य प्राणियों को अपने हृदय में बसाएंगे तो उसके लिए विवेकशील हो जाइए। कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, कोई भी अनुभव ले रहे हो, तो विवेकशीलता का परिचय देते हुए उसमें उत्साह को जोड़िए, उसमें दिलचस्पी को जोड़िए और इन जीव जंतुओं को बचाने में अपना योगदान दीजिए। आपके परिजनों को, आपके बूढ़े माता पिता को बचाना, अपने भाई बहनों को बचाना, वन्य प्राणी यदि आक्रोशित हो गए हैं, इनके बीच में आ गए हैं, तो उनको दूर ले जाना आपका कर्तव्य है, आपकी विवेकशीलता है। आप इस काम के लिए दूसरों पर आश्रित मत रहिए। राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, आपको एक सपोर्टिंग फोर्स के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु मुख्य फोर्स आपके हृदय से, आपके माइंड से निकलना चाहिए। तभी जनहानि नहीं होगी और न ही हाथियों की हानि होगी, वन्य प्राणियों की हानि होने की, और एक स्वस्थ पर्यावरण के सृजन में आम जनता जो करोड़ों की संख्या में उनका योगदान रहेगा। उसको कभी हमारी नई पीढ़ी भूल नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विशेन साहब आपको, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।